अच्छा, लास्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे दैट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर का अलग कुछ आता नहीं है, वही शेयर रिलेटेड ही आता है। मतलब डिवेंचर का भी अगर हम लोग अंडर राइटर के थ्रू इशू करवाते हैं तो सेम कंसेप्ट होता है। वो टॉपिक का नाम होता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, बट हम लोग को शेयर का ही रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। वो हम लोगों ने काफी कर लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी किया, उसका पूरा कंसेप्ट भी समझा। आज हम लोग करेंगे गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर क्या होता है? तो कोई मुझे बताएगा कि डिवेंचर क्या होता है? जैसे मैंने फर्स्ट क्लास लिया था तो वहां मैंने थोड़ा बताया था कि डिवेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है। चलो बताओ डिवेंचर क्या होता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट विथ हाई इंटरेस्ट। मैम डिवेंचर इज काइंड ऑफ लोन। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट, और ये एक वन टाइप ऑफ लोन है। ठीक है, लेकिन बताओ क्या ये लोन पब्लिक भी, मतलब ये लोन कोई भी ले सकता है? मतलब ये लोन कहाँ से मिलता है, कौन किसे देता है? क्या बैंक में ये लोन मिलता है? बैंक डिवेंचर देता है? नो मैम। नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? कंपनी दाई पब्लिक है हाँ इंटरेस्टेड। हाँ, जब कंपनी पब्लिक को लोन देती है तो उस लोन का नाम हो जाता है डिवेंचर। ठीक है, बैंक वगैरह या भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह ये लोग कभी लोन डिवेंचर नहीं देगा। ये लोग जो लोन देगा उसे हम लोग टर्म लोन बोलेंगे, या फिर सिक्योर्ड लोन हो सकता है, मॉर्टगेज लोन हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन डिवेंचर का जो रिलेशन होता है वो कोई बैंक के साथ पब्लिक का ऐसा, या फिर कंपनी के साथ पब्लिक का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिवेंचर का जो रिलेशन होता है, डिवेंचर का रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है? डिवेंचर का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है कंपनी एंड पब्लिक। ठीक है, कंपनी एंड पब्लिक। ठीक है, अच्छा कंपनी, अच्छा ये बताओ कंपनी पब्लिक को क्या करेगी? डिवेंचर इशू करेगी। मतलब लोन कौन दे रहा है? पब्लिक दे रहा है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपना डिवेंचर इशू कर रही है, मतलब कंपनी लोन मांग रही है। ठीक है, कंपनी बोलेगी मेरा ये एक फॉर्म है, आप इसे फिलअप करो और इसके रिगार्डिंग मुझे पेमेंट करो। नॉर्मली जो एक डिवेंचर होता है, जहां पर ऐसे मान लो एक फॉर्म होता है उसमें नाम वगैरह ये सब होता है, तो एक डिवेंचर 100 रुपए का होता है। अब जितना ऐसा हम लोग डिवेंचर खरीदेंगे तो हम लोग को कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। हम लोग कौन है? पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक, यहाँ पर बहुत सारा पब्लिक है, और ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग डिवेंचर जो है वो खरीद रहा है। किससे? कंपनी से खरीद रहा है। मतलब अब डिवेंचर क्या कर रहा है? ये लोग, कंपनी इशू कर रही है, ये लोग कंपनी से डिवेंचर ले रहा है। नॉर्मली एक डिवेंचर 100 रुपए का होता है। अगर इससे कम हो, ये पार वैल्यू होता है। ठीक है, पार वैल्यू। अगर इससे कम हो तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। अगर 100 से कम, लाइक 90 हो गया, अगर उससे ज्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम में कंपनी इशू कर सकती है, डिस्काउंट और पार। अच्छा, अब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है और पब्लिक उसे ले रही है। ठीक है, यानी पब्लिक एक डिवेंचर खरीद रही है। सपोज एक डिवेंचर खरीद ली कंपनी के पास से 100 रुपए का, तो कंपनी के पास कितना रुपया आ गया? 100 रुपए। लेकिन कंपनी के पास ये लोन का रुपया आया। क्यों? क्योंकि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है, अब ये लोन अगर ले रहे हैं तो जैसे नॉर्मली इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक वाले को। अब इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिया है, पब्लिक को इंटरेस्ट देंगे। कौन देगी? कंपनी देगी। कंपनी पब्लिक को क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। अब ये इंटरेस्ट देने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मंथली, ईयरली, नॉर्मली ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कंपनी तो बैंक से भी लोन ले सकती थी, तो पब्लिक से क्यों लोन ले रही है? और पब्लिक ये जो पैसा कंपनी के पास रख रहा है, कंपनी को दे रहा है, उसके बदले इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये पब्लिक ये पैसा तो बैंक में भी रख सकती है, क्योंकि बैंक तो ज्यादा सेफ है। ठीक है, बैंक तो ज्यादा सेफ है ना। और कंपनी बैंक के पास ना जाके पब्लिक के पास क्यों आ रही है? इसका भी रीजन शायद मैंने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर के स्टार्टिंग में बताया हुआ है। बताओ ये दोनों अपने अंदर क्यों ऑप्शन चूज करे? जबकि लोन लेने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन तो बना हुआ है, बैंकिंग सेक्टर तो इसीलिए बना हुआ है, लोन देने के लिए वो लोग रेडी रहता है। ठीक है, सही डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो तो वो लोग लोन दे देगा। और पब्लिक को पैसा तो बैंक में रखना चाहिए। अगर वैसा हो तो फिर पब्लिक क्यों कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी क्यों पब्लिक से लोन ले रही है? रीजन क्या है?
मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है ना, लाइक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एक्चुअली कंपनी 15%, अगर 20%। हाँ, कंपनी अगर लोन मांगने बैंक के पास जाएगी ना, तो सबसे पहला बात है कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट लगाएगा ना कंपनी के ऊपर, उससे पब्लिक को कम देके ही काम चला जाएगा। अगर ये मान लो कंपनी अगर बैंक के पास जाती है और बैंक बोलेगा कि लोन का इंटरेस्ट है 10%, वही पब्लिक को अगर हम लोग 8% देंगे तो पब्लिक मान जाएगी। फर्स्ट ये कंपनी का बेनिफिट है। अब पब्लिक का क्या बेनिफिट है? पब्लिक अगर बैंक के पास जाएगी और ये जो 100 रुपए रखेगी, तो बैंक उसे क्या इंटरेस्ट देगा? बैंक उसे हार्डली 2% इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे, ठीक है, 2% इंटरेस्ट देगा। तो पब्लिक बोल रही है मुझे तो क्या 8% मिल रहा है, कंपनी बोल रही है मेरा 10% से 8% हो रहा है, मेरा बेनिफिट है। अगर मतलब दोनों तरफ से देखो तो बेनिफिट है। कंपनी देख रहा है मेरा कितना परसेंट बच रहा है, मेरा 2%, मतलब यहाँ पर बेनिफिट है, मुझे 2% इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। अगर बैंक से लेंगे तो मुझे कहाँ 10%, कहाँ या 8%। पब्लिक देख रही है कि अगर हम बैंक में रखेंगे तो बैंक वाला मुझे 2% देगा, या फिर इसको 6% कर देते, बराबर दोनों का 2% दिखा देते, 6% मिलेगा। वही अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी मुझे 8% देगी, ठीक है। तो पब्लिक बोलेगी इससे बेटर है हम कंपनी में लगाए पैसा, ठीक है। इसीलिए डिवेंचर वाला कंसेप्ट आया हुआ है। दोनों का अपना अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा है, इसीलिए डिवेंचर इशू का कंसेप्ट आया हुआ है। तो ये होता है डिवेंचर इशू का रीजन कि क्यों हम लोग डिवेंचर, मतलब कंपनी, ठीक है, नॉर्मल कोई नहीं इशू कर सकता, अगर कंपनी है तभी वो डिवेंचर इशू कर सकती है। और डिवेंचर जो पब्लिक खरीदता है उसे बोला जाता है डिवेंचर होल्डर। वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन बन जाएगा? डिवेंचर होल्डर, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि डिवेंचर वन टाइप ऑफ लोन है। क्या है? लोन। तो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है। अब लेकिन इन लोगों का कोई वोटिंग राइट नहीं रहता है। जैसे शेयर वालों का, मतलब शेयर होल्डर जो है उनका वोटिंग राइट रहता है, लेकिन इक्विटी शेयर वाले का, प्रेफरेंस शेयर वाले का नहीं होता है। लेकिन उसमें भी एक रूल्स है, अगर हम लोग 10% मिनिमम होल्डिंग नहीं करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ शेयर का, तो कभी भी हमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। वोटिंग राइट्स होने से क्या होता है, कंपनी का अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें हमारा वोट जो है वो मायने रखता है, ठीक है। लेकिन डिवेंचर होल्डर को हम लोग आउटसाइडर ऑफ कंपनी मानेंगे, क्योंकि ये लोग को क्या होता है कि अगर कंपनी डिसोल्यूशन में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइडर है। जबकि इक्विटी शेयर में हम लोगों ने क्या देखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो पेमेंट करना ही है, ऐसा बात नहीं है। उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। तो अगर प्रॉफिट हो तो दे सकते हैं, लॉस हो तो नहीं दे सकते, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार नहीं देंगे। लेकिन डिवेंचर होल्डर क्योंकि लोन दे रहे हैं, तो इनको हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी नहीं है तो बाद में देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमें डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देना ही है। इसीलिए तुम लोग देखे ही होंगे, सर ये वाला चीज बहुत बार बोलते हैं क्लास में, टैक्स में भी बताते होंगे, एफएम में भी बताते होंगे, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ से इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ये इंटरेस्ट हर तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, बैंक से लिया गया है लोन पे इंटरेस्ट, डिवेंचर इशू हुआ है उस पे इंटरेस्ट, तो बचता है क्या? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इससे क्या देना पड़ता है? टैक्स। तो क्या बचता है? पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां से देना पड़ता है अगर प्रेफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को अगर डिविडेंड देना है तो बचता है प्रेफ डिविडेंड। प्रेफ डिविडेंड बचता है, बोल रहे सॉरी, प्रेफ डिविडेंड देना पड़ता है। उसके बाद जो बचेगा उसे बोला जाता है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब अवेलेबल होगा तभी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जाता है डिवेंचर वालों का, डिवेंचर होल्डर, ठीक है। उसके बाद टैक्स का पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद अगर कुछ बचे तभी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। यानी ये सैक्रिफाइस कितना करता है देखो, तभी इसे बोला जाता है ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है डिवेंचर कैसे रिडीम यानी रीपे, लोन का रीपे करने का क्या क्या तरीका होता है, उसके लिए कंपनी क्या क्या प्रोसीड्यूर अपनाती है, क्या क्या मेथड्स है, वो हमें सीखना है। लेकिन उसके पहले हमें इशू भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट अगर हम लोग बेसिक नहीं पता होगा कि कैसे इशू होता है तो हम लोग उसे रिडेम्पशन नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम लोग एक बार थोड़ा इशू कैसे होता है वो देखेंगे कि डिवेंचर हम लोग कैसे इशू कर सकते हैं। तो इशू ऑफ डिवेंचर, बेसिकली ये 12th में रहता है, मुझे जितना पता है कॉमर्स लेके पढ़ने से 12th में इशू ऑफ डिवेंचर रहता है। हर एक बोर्ड से ही रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा तो नहीं रहता है लेकिन रहता है।
अच्छा, इशू ऑफ डिवेंचर, इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल एंट्री बेस्ड है और उससे फिर हमें लेजर करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट जर्नल एंट्री है, जैसे डिवेंचर हम लोग इशू करके क्या क्या मिल सकता है, कैश इशू, मतलब अगर हमें कैश चाहिए, ठीक है, मतलब लोन ले रहा है, तो लोन जब ले रहा है तो अगर हमें कैश मिल रहा है तो एंट्री क्या होगा, लोन लेने का एंट्री क्या होता है, लोन लेने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। तो डिवेंचर इशू करने से कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर क्यों, जब हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तो हमें पब्लिक को क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम लोग कितना इंटरेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। अगर 8% होगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें पता चलेगा कि ये जो डिवेंचर है ये 8% वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिखा टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर इशूड, बीइंग डिवेंचर इशू, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये कैश इशू क्यों लिखा ये समझ जाओगे, देखो अब उसके बाद लिखते हैं नॉन कैश इशू। नॉन कैश इशू मतलब हम लोगों ने डिवेंचर तो इशू किया लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए था, ठीक है, हमें कुछ फिक्स्ड एसेट चाहिए था। फॉर एग्जांपल हमें कोई फिक्स्ड एसेट चाहिए था लेकिन हम लोग को फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हमें लोन लेना पड़ेगा। तो हम लोग कंपनी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रेडिटर है मतलब जो हमें क्रेडिट में फिक्स्ड एसेट देने वाला है या उसे हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर इशू कर देंगे। तो डिवेंचर इशू करने से हमारे पास फिक्स्ड एसेट आ रहा है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर, इसीलिए इसे मैंने लिखा है नॉन कैश इशू। मतलब इशू तो किया है बट इसके बदले पैसा नहीं मिला है, हम लोगों ने इसके बदले क्या ले लिया है, फिक्स्ड एसेट। अब लोन लेके कुछ भी ले सकते हैं ना, तो फिक्स्ड एसेट लिया है, तो इसे बोला जाता है नॉन कैश इशू। इसे भी हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशू। अच्छा, उसके बाद होता है इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें कोई भी एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री, ठीक है। ये क्या है बताते हैं, फर्स्ट तो इसमें कोई एंट्री होगा नहीं। अच्छा, अब इसे क्या करना पड़ेगा, अगर एंट्री पास नहीं करना है तो ये जो फैक्ट है, फैक्ट विल बी डिस्क्लोज्ड अंडर लोन एज secured by issue of debenture as collateral security। अच्छा, इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब मान लो कोई लोन, मतलब अगर हम लोगों ने मॉर्गेज देके कुछ, मतलब मॉर्गेज रख के हम लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, मॉर्गेज कुछ रखा हुआ है, लेकिन अगर जहां से लोन लिया है उन लोगों को अगर लग रहा है कि ये एनफ नहीं है, जितना मॉर्गेज है उसका वैल्यू एनफ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपनी का डिवेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज मतलब और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हैं। तो इसका कोई एंट्री तो नहीं होता है क्योंकि ये डिवेंचर इशू करके ना तो पैसा आ रहा है ना तो फिक्स्ड एसेट आ रहा है, सिर्फ जो सिक्योरिटी है उसका अमाउंट जो है उसका वैल्यूएशन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट हुआ है इसे जस्ट डिस्क्लोज करना है, कहां पर, जो बैलेंस शीट बनेगा जहां पर नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वहां पर लिखना पड़ेगा लोन के अंडर में secured by issue of debenture as collateral security। तो लिखना पड़ेगा कि ये डिवेंचर हम लोगों ने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया हुआ है, तो इसका कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है।
तो ये 3 तरह का इशू हो सकता है। फर्स्ट, एक तो कैश इशू, मतलब नॉर्मल पैसा चाहिए मुझे, मेरे कंपनी को पैसा चाहिए, मुझे लोन चाहिए, हम बैंक में ना जाके पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को पसंद आ रहा है, पब्लिक ले रही है, बैंक टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अगर मुझे फिक्स्ड एसेट वगैरह चाहिए तो हम क्रेडिटर को ऑफर कर सकते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट ले जा रहे हैं, इसके बदले आप मेरे कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन जाओ। और एक हो सकता है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। ये तो गया 3 मेन बात। इसके अलावा भी अगर एक चीज देखें तो डिवेंचर भी कितने तरह से इशू कर सकते हैं, 3 तरह से, एक पार, एक डिस्काउंट और एक प्रीमियम। ठीक है, तो पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। तो पार में इशू करना इसका मतलब 100 पे, डिस्काउंट मतलब लेस देन 100। ठीक है, हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं, लेस देन 100। ठीक है, अब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। प्रीमियम मतलब मोर देन 100। अच्छा, तो अगर हम लोग पार पे इश्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अच्छा, अगर डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज अगर ये 90 रुपीज हो रहा है, ठीक है, हम सारा एग्जांपल लिखेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जैसे शेयर में होता है। अच्छा, और प्रीमियम में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू परसेंटेज डिवेंचर। अब अगर हम लोगों का पर वैल्यू है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर 100 होगा। अगर हम एक डिवेंचर का दिखा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर कंपनी एक डिवेंचर इशू की है तो 1 into 100 हो जाएगा, हम एक क्वांटिटी के ऊपर दिखा रहे हैं। और अगर डिस्काउंट में सपोज 90 रुपीज में किया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 90, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 10 रुपीज टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर 100 रुपीज। अच्छा, ये अगर 110 पे किया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 110, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम कौन सा होगा, एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है, तो जो पर वैल्यू से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 110 मान लिया है तो 10 रुपीज ज्यादा है, और डिवेंचर का वैल्यू कितना है, 100। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। मैंने एक डिवेंचर के लिए दिखाया, अगर 2-3 जैसा भी होगा, ठीक है, 2-3 तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा रहेगा इससे हमारे एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में जो भी बोल लो, तो इस तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो देख लो डिस्काउंट का क्या एंट्री होता है और प्रीमियम का क्या एंट्री होता है। पर का एंट्री तो ये वाला है, बैंक टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अच्छा, अब एक नोट लिखेंगे, इफ redemption of debenture is at premium। मैंने लेकिन इशू नहीं लिखा है, मैंने एक स्पेशल नोट लिखवाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिडेम्पशन। ठीक है, रिडेम्पशन मतलब अभी मैंने कहा रीपे करना। ठीक है, रीपे करना मतलब लोन वापस करना। तो नोट क्या है, इफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एट प्रीमियम देन प्रीमियम on redemption should be recognized as liability along with loss on issue। इसका मतलब समझते हैं, देखो क्या होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम लोग रिडेम्पशन करते हैं यानी रीपे करते हैं, कैसे, अगर हम लोग रीपे करते हैं प्रीमियम पे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन टाइम पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हम लोग एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड करेंगे अलोंग विथ लॉस ऑन इशू। और इसका एंट्री क्या होता है ये भी लिख लो, फिर इसका देखते हैं कैसे समझ में आता है। लॉस ऑन इशू एक एग्जाम्पल से समझेंगे, loss on issue to premium
on redemption. Being debenture premium on redemption recognized. अच्छा, ये पॉइंट और एक पॉइंट लिखना है हमें. नेक्स्ट नोट, लॉस on issue of debenture should be written off over redemption period in ratio of outstanding debentures. अच्छा, इसका एंट्री लिख लो. स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू. being debenture loss written off. और थोड़ा सा लिखना है हमें. अच्छा, डिवेंचर का इंटरेस्ट जब कंपनी पे करेगी तो क्या क्या जर्नल एंट्री रेज होगा. तो कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री होगा. कंपनी अगर डिवेंचर इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट देना कंपनी के लिए एक्सपेंस है. तो डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, उसके पास से पैसा चला जा रहा है. तो बीइंग इंटरेस्ट पेड. अच्छा, अब यही वाला इंटरेस्ट कहां पर चार्ज हो जाएगा. हर एक्सपेंसेस पीएल में चार्ज होता है. तो एसपीएल भी कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स में. एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल. एक्चुअली कंपनी अकाउंट्स में पीएल नहीं कहा जाता है, अभी नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ पीएल. तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट. बीइंग इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ. अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक एक नोट्स को भी समझ लेंगे. देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, A Limited issued 10% debenture of ₹100 each for ₹1 lakh. For ₹1 lakh journalize. अच्छा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI लिख रहे हैं. ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. अच्छा, सॉरी, ये मैंने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ ही है. ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ हम क्यों लिखे. अच्छा, देखो दिया हुआ है कि ए लिमिटेड ने 10% डिवेंचर इशू किया है 100 ईच फॉर ₹1 lakh. जर्नलाइज करना है हमें. क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना डिवेंचर इशू हुआ है. तो पहले बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूज कितने हैं.
बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूज कितने हैं? नॉर्मल शेयर में जैसे होता है। हाँ बोलो, কত বললো রশনি? 100 না, 100 তো হবে না। এক একটা ডিবেঞ্চার 100 করে, টোটাল 1 লাখের ডিবেঞ্চার ইস্যু হয়েছে বলছে, 1 লাখ। তাহলে নাম্বার অফ ডিবেঞ্চার কত? একটা জিনিস কিনতে পাওয়া যাবে, ইনটু করে দিলে তুমি रुपीस की করে ইনটু করবে? ₹100 इच मींस एक चीज खरीदोगे उसका दाम 100 रुपए। तुमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, तुमने कितने, मान लो एक पेन 100 रुपए का है, तुमने 1 लाख रुपए का पेन खरीद लिया, तो कितना सारा पेन खरीदा बताओ? 1000 होगा दीदी। ताहले 1000 नंबर ऑफ पेन, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 होगा ना। तो 1000 जो है, 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया गया। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है किसके आगे रुपीस लिखा हुआ है और कौन नंबर है। अगर तुम लोग 1 लाख इंटू 100 कर दोगे तो कहाँ गलती हो रहा है समझ पा रहे हो? यहाँ पर बोला है कि 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया है, यानी कंपनी को कितना मिल चुका है डिवेंचर इशू करके एज ए लोन। 1 लाख का लोन कंपनी ने मार्केट से ले लिया है, पब्लिक से। तो एंट्री क्या होगा? सिंपल एंट्री होगा, बताओ क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ गया लोन का पैसा? टू 10% डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके बताओ कितना आ गया, बताओ। अरे गलत सही जो भी है बताओ। কি বলবো? এখানে এন্ট্রির অ্যামাউন্ট বলো, কত টাকা এসছে ডিবেঞ্চার ইস্যু করে? এক্ষুনি বললে কত টাকা এসছে? 10 আচ্ছা কোটি। 10 কোটি কি করে হবে? এক্ষুনি সেটাই শেখালাম না। কতগুলো ডিবেঞ্চার ইস্যু হয়েছে বলো? 1000 into 100 হবে মানে 1 লাখ। 1 লাখ, ওটা তো দেয়াই আছে। আমি জাস্ট শেখাবার জন্য বলছি কি তোমরা যাতে নিজেরা আইডেন্টিফাই করতে পারো যে যদি রুপিস দেয়া আছে আমি ওটাকে কিভাবে কনভার্ট করব। 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। 100 रुपीज का मैंने एग्जांपल भी दिया तुम लोग को। 100 रुपीज का एक पेन है, 1 लाख रुपए का पेन खरीद के लेके आ गए हो तो कितना सारा पेन घर पे आया होगा? 1000, हजारों पेन खरीद के लेके आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डिवेंचर इशू है? नंबर ऑफ डिवेंचर, ये क्या है? ये है नंबर, और ये क्या है? पर वैल्यू। एक एक डिवेंचर का नंबर ऑफ डिवेंचर ये है, और पर वैल्यू, ठीक है। एक एक डिवेंचर का वैल्यू है 100। जैसे इक्विटी शेयर का कितना था? 10 था, वैसे डिवेंचर का क्या होता है? 100 होता है। ये सब फिक्स्ड है, 100 होता है, ठीक है। ये इसका फेस वैल्यू होता है नॉर्मली, ठीक है। यही होता है, इसके कम या ज्यादा होने से पर या सॉरी डिस्काउंट या फिर प्रीमियम कहा जाता है। तो 10% डिवेंचर, तो इसमें और तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया वो भी पर वैल्यू पे इशू किया है। तो इसका और आगे कुछ तो मुझे नहीं लगता है, इसका और कोई एंट्री होना चाहिए। बस यही हो जाएगा, इशू का एंट्री करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको ही बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ो फिर देखो। ए लिमिटेड इशूड 16% डिवेंचर of ₹100 each. Total numbers 1000 at a premium of 5%. Journalize. देखो क्या बोला है कि ए लिमिटेड बोल के जो कंपनी है उसने 16% रेट वाला डिवेंचर इशू किया है 100 ईच, ठीक है। लेकिन कितना सारा इशू किया है? 1000, लेकिन प्रीमियम पे। तो डिवेंचर तो नॉर्मली 100 का ही होगा। अब हम लोग प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी, पार पे भी, वो तो कंपनी का मतलब है, ठीक है। वो कंपनी क्या करेगी वो सोचेगी। लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया है कि 100 रुपए के डिवेंचर को 5% प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो बताओ पहले कि डिवेंचर इशू करने से क्या आएगा, पहले ये बताओ। डिवेंचर इज अ लोन, लोन इशू करने से क्या आता है? इंटरेस्ट। आई टाका, इंटरेस्ट টাকা আসবে না। তুমি ব্যাংকে কি লোন নিলে আগে তো ব্যাংক তোমায় টাকা দেবে, আর ইন্টারেস্ট তুমি ব্যাংকে দেবে। সেরকম কোম্পানি পাবলিককে ইন্টারেস্ট দেবে, ঠিক আছে।
तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, कितना डिवेंचर इशू किया है ये देखो, यहाँ पर तो नंबर बता दिया है 1000, और एक एक डिवेंचर कितने में इशू किया है बताओ, बताओ एक एक डिवेंचर कितने में इशू किया है। 100. नहीं 100 तो ईच है, ए लिमिटेड इशू 95 में 105, 95 नहीं होगा, 105 होगा ना, 1000 इंटू 105, क्यों 105, 100 और उस पे 5% और भी प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ना, 5% और ले रहा है, 100 का 5% करके देख लो ना, 105 होता है, तो 105 रुपए आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 105 और ये रहा, हाँ 1,05,000 रुपए। अच्छा टू क्या लिखेंगे, देखो ना अभी तो मैंने एंट्री लिखा है, Premium or 2 debentures 16%. हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना प्रीमियम मिला है 5%, 100 रुपए पे 5%, 5 रुपया है ना, कितने सारे डिवेंचर पे 1000, तो कितना हो जाएगा 5000, हाँ ऐसे करना चाहिए तभी कर पाओगे। उसके बाद टू क्या हो जाएगा 16% Debentures. डिवेंचर तो 100 रुपए करके है, वो तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो प्रीमियम में जाएगा 1 लाख। अच्छा ये क्या है प्रीमियम वाला एग्जांपल। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट वाला, ए लिमिटेड issued 1000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%, पास जर्नल एंट्रीज। बताओ इसमें क्या होगा, इशू किया है 1000, नंबर देखो नंबर नहीं लिखा है फिर भी हम लोग समझ जाएंगे नंबर, क्योंकि मैंने इसके आगे तो रुपीज साइन दिया नहीं है, तो ये 1000 क्या है नंबर है, अगर इसके आगे रुपीज साइन होता तो ये ₹1000 होता, ये नंबर है, इसका मतलब नंबर ना भी लिखे कैसे समझेंगे, रुपीज साइन गायब है तो ये नंबर है। 1000 डिवेंचर इशू किया है, रेट क्या है 9% वाला, मतलब ये डिवेंचर का नाम है, ठीक है, नाम से बोला जाता है डिवेंचर, 16% वाला, 9% वाला, नहीं तो कैसे, जैसे हर ह्यूमन बीइंग का नाम होता है उसी तरह से डिवेंचर का भी नाम होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। 100 रुपीज वाला लेकिन डिस्काउंट पे इशू कर दिया है, ये 100 रुपीज क्यों बार बार लिख रहा है, जैसे हम लोग डिस्काउंट पे कुछ भी खरीदते हैं तो उसका एक्चुअल वैल्यू हमें बताया जाता है ना, देखिए ये इतने का है लेकिन हम लोग इतने डिस्काउंट पे बेच रहे हैं या फिर हम लोग इतने प्रीमियम पे बेच रहे हैं, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये हमें बताया जाता है, तो ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो रियल वैल्यू होता है फेस वैल्यू होता है, तो ये 100 है, बोलो 1000 into 95 হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট 1000 into 95 है, 1000 into 95 होगा बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सही बात। अच्छा देखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1000 into 95, क्योंकि 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट, देख लो 5 रुपए डिस्काउंट हो जाता है तो 95, अच्छा 95,000 होगा ना, सॉरी 95,000। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट दिया है तो ये लॉस हो जाएगा, तो डिस्काउंट ऑन इशू 1000 डिवेंचर पे 5 रुपए का डिस्काउंट, 5000 टू 9% डिवेंचर, थाउजेंड इंटू 100, ये हो गया। अच्छा डिस्काउंट ऑन इशू, इसके जगह हम लोग और एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते, हो सके कहीं पर आ जाए तो ये नाम भी याद रख लो, लॉस ऑन इशू, जो डिस्काउंट ऑन इशू है वही लॉस ऑन इशू है, एक ही बात है, तो एक बार या तो यहाँ पर लिख लो या तो फिर कहीं पर नोट देके लिख लो, जो डिस्काउंट ऑन इशू है वही लॉस ऑन इशू है, यहाँ पर लिख लो याद रहेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑल्सो कैन बी रिटन एज लॉस ऑन इशू, इसे हम लोग लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं।
अच्छा, अब डिवेंचर का अलग अलग नाम होता है कुछ फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके, तो कुछ टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, डिवेंचर्स कैन हैव different name based on certain features, based on certain features। वैसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो मेन है वो हम लिखवा देते हैं। फर्स्ट जो डिवेंचर है, कन्वर्टेबल डिवेंचर। फर्स्ट जो है कन्वर्टेबल डिवेंचर। अच्छा देखो, नाम से ही पता चलेगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब जो डिवेंचर कन्वर्ट हो सकता है। अब डिवेंचर किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर। नॉर्मली डिवेंचर का कन्वर्जन किस में होगा? इक्विटी शेयर में। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब वो डिवेंचर है जो फ्यूचर में जरूरत में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब डिवेंचर होल्डर को हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप अपना इतना ऐसा ऑफर होता है कि अगर आपके पास 100 डिवेंचर है तो आपको हम लोग उसके बदले वहां पर 95 इक्विटी शेयर दे देंगे, ऐसा ऑफर आता है। अब डिवेंचर होल्डर लेगा नहीं लेगा वो अलग बात है। तो इस तरह का बहुत सारा ऑफर आ सकता है, लेकिन तभी कन्वर्ट कर पाएगा अगर वो कन्वर्टेबल डिवेंचर था। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ रहता है जब इशू होता है कि ये कौन से टाइप ऑफ डिवेंचर है। तो बेसिकली कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है? तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब है फ्यूचर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। फ्यूचर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है जो डिवेंचर, उसी को हम लोग बोलेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर। अच्छा, इसके अलावा मॉर्टगेज डिवेंचर। ठीक है, मॉर्टगेज डिवेंचर तो इसको बोलेंगे मतलब सिक्योरिटी के तौर पे जो रखते हैं, तो सिक्योरिटी is in nature of mortgage। जो डिवेंचर को हम लोग ऐसे सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हैं, एज ए मॉर्टगेज के तौर पे रख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मॉर्टगेज डिवेंचर। इसके अलावा डिवेंचर में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है फर्स्ट डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर ये भी नाम होता है डिवेंचर का। सेकेंड डिवेंचर ऐसा भी नाम होता है, सेकेंड डिवेंचर। अब ये सब का मतलब क्या है? फर्स्ट डिवेंचर, सेकेंड डिवेंचर। ठीक है, जब रीपेमेंट का बारी आएगा, मतलब डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन इसका एक टर्म तो होगा कि 5 साल 10 साल बाद रीपे करना है। तो जब रीपे करने का टाइम आएगा, जिस डिवेंचर के आगे लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट डिवेंचर, इसका मतलब है ये इसका रिडेम्पशन जब आएगा तो पहले ये रिडीम होगा, उसके बाद ही सेकेंड डिवेंचर रिडीम होगा। ठीक है, मतलब कब होगा? जैसे देखो, नॉर्मली रिडेम्पशन का टाइम जब आएगा, जिसका जो टाइम है उसमें रिडीम होगा, लेकिन जब कंपनी डिसोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, कंपनी बंद हो रहा है, तो सबसे पहले पेमेंट फर्स्ट डिवेंचर को मिलेगा, उसके बाद ही सेकेंड डिवेंचर को मिलेगा। अगर कंपनी डूब जा रहा है, डिसोल्यूशन में जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो लाइन पे सब खड़े हो जाएंगे ना कि कंपनी के पास कि मेरा जो भी है, मेरा जो भी लाइबिलिटी है मुझे पे कर दो। तो अगर लाइन पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डिवेंचर होल्डर खड़े हैं, तो जिसके पास ये कागज है जहां लिखा हुआ है फर्स्ट डिवेंचर, उन्हें पहले मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तभी सेकंड डिवेंचर वालों को मिलेगा। तो इसका मतलब है रिडेम्पशन विल बी एट फर्स्ट, रिडेम्पशन पहले होगा, और इसका मतलब है रिडेम्पशन विल बी एट सेकेंड प्लेस। यहां पर लिख देते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन होता है तो नॉर्मली रीपेमेंट, नॉर्मल अगर कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने टर्म्स कंडीशन की तरह रीपे कर रही है जिस तरह से इशू की थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंपनी डिसॉल्व होने वाला है, तो अगर कोई लाइन पे खड़ा है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई भी टकरार हो तो नॉर्मल सा बात है फर्स्ट डिवेंचर होल्डर को पहले मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया इसी को फुलफिल कर रहा है कि फर्स्ट डिवेंचर लिखा हुआ है मतलब पहले पेमेंट मिल जाएगा इन लोगों को।
अच्छा, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल था ये 3 एग्जांपल, इसमें हम लोगों ने कैसे पर में, ये देखो ये पर का एग्जांपल था, ठीक है, ये प्रीमियम का एग्जांपल था, इशूड एट पर, इशूड एट प्रीमियम, और ये डिस्काउंट का एग्जांपल था, ठीक है, ये डिस्काउंट का एग्जांपल था। तो मैंने देखो स्टार्टिंग में जो भी तुम लोग को लिखवाया, पहले कैश इशू, नॉन कैश इशू, कोलैटरल सिक्योरिटी, पर, डिस्काउंट, प्रीमियम, यहाँ तो लिखवाया था, वहां मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाया। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, इफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एट प्रीमियम देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी अलोंग विथ लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब इसका मतलब समझेंगे ये क्या है इस एग्जांपल के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर of rupees 1 lakh at a premium দিদি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। এবার পাচ্ছো? হ্যাঁ দিদি। আচ্ছা আচ্ছা 10% which are redeemable at 5% premium. जर्नलाइज इशू एंट्री, ठीक है, मैंने कहा है इशू एंट्री जर्नलाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने दिया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि कितने में इशू हुआ है, उसके साथ देखो एक स्पेशल पॉइंट मैंने यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते, देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले किया, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में शायद अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक जो पॉइंट जुड़ा हुआ है ये देखो, विच आर रिडीमेबल, मतलब कैसे रिडम्पशन होगा वो पहले से ही बताना पड़ता है, ठीक है। मैंने वहां पर छोटा छोटा क्वेश्चन लिया था, जब हम लोग डिवेंचर इशू करें, जैसे बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक ये बता देगा कितने दिन का ये लोन है, कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, किस तरह से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, कब ये रीपे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब मन चाहे तब रीपे कर दे, ऐसा नहीं होता है, सारा चीज बता देना पड़ता है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन। उसी तरह कंपनी को भी पब्लिक के सामने क्लियरली समझा देना पड़ेगा कि कितने का डिवेंचर है, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, और कब रिडीम होगा, और जब रिडीम होगा तब कैसे होगा। जैसे इशू पार में हो सकता है, इशू डिस्काउंट में हो सकता है, इशू प्रीमियम में हो सकता है। उसी तरह से रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, वो भी 3 तरह से हो सकता है, रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। लेकिन मैंने प्रीमियम का ही क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि प्रीमियम में एक स्पेशल केस बन रहा है जो कि मैंने वहां नोट्स में लिखवाया है, अब इसे रिलेट कर देंगे हम। यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। देखो क्या बोल रहा है, विच आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो इशू एंट्री क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक बार पढ़ो, इफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एट प्रीमियम, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है जो हमारा क्वेश्चन है, देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी अलोंग विथ लॉस ऑन इशू। मतलब जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या करना है, रिकॉग्नाइज मतलब बुक करना है, रिकॉर्ड करना है, कैसे, एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, किसके साथ साथ, अलोंग विथ लॉस ऑन इशू के साथ। मतलब अगर लाइबिलिटी करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसे करेंगे, तो डेबिट लॉस ऑन इशू को करेंगे। ये लैंग्वेज से ही ये एंट्री बना हुआ है कि लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों करेंगे, और सबसे पहला बात है कि ये जो करना है ये हमें इशू डेट पे ही करना है, लाइबिलिटी अलोंग विथ लॉस ऑन इशू। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ लो, ऑन इशू डेट, यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ेंगे, ऑन इशू डेट।
मतलब अगर हमारा रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया है, तो प्रीमियम पे अगर इशू होता है तो वो एंट्री तो ये होगा, ठीक है। अमाउंट कुछ भी हो, एंट्री यही होगा, बैंक सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिवेंचर। लेकिन इसके साथ अगर हमें ये भी बता दे कि किस तरह से ये रिडीम होने वाला है, तो इशू डे पे इसके अलावा भी एक एंट्री होगा। मेरा बोलने का मतलब है कि जब डिवेंचर प्रीमियम पे इशू होगा तो ये एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवेंचर कैसे इशू हुआ है, यहाँ पर डिवेंचर पर में इशू हुआ है, प्रीमियम में नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पर में इशू होगा तो ये एक एंट्री होगा, ठीक है। इशू होने से इस तरह से एंट्री होगा, चाहे पर में हो, चाहे प्रीमियम में हो, चाहे डिस्काउंट में हो। लेकिन उसके साथ अगर हमें ये भी कह दे कि किस तरह से वो रिडीम होने वाला है, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो इशू डेट पे 2 एंट्री होगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार नोट लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इफ रिडीम एट प्रीमियम then there will be 2 entries on issue date। इशू डेट पे 2 एंट्री होगा, ये मैंने यहाँ पर स्टार दे के लिख दिया। अब एंट्री पास करवाते हैं। फर्स्ट देखो एंट्री क्या है, क्या होगा, ए लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, प्रीमियम में ही किया है, पार में नहीं किया है, अच्छा मैंने देखा नहीं था, प्रीमियम पे ही किया है। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट तुम लोग बताओगे मुझे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कितना परसेंट डिवेंचर है, टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर। बताओ क्या क्या अमाउंट होगा, क्वेश्चन रहा यहाँ पर। मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने सिर्फ यहां तक का पूछा है जो हम लोगों ने पहले भी कर लिया ऐसा क्वेश्चन। बताओ 10% डिवेंचर ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बताओ क्या एंट्री होगा। कुछ नहीं दिया हुआ है तो पार वैल्यू तो मैं पता ही है ना, 100 होगा। बताओ कितना सारा डिवेंचर इशू हुआ है, फिक्स्ड वैल्यू तो मैं पता है 100 होता है, 1000। तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कितना लिखे बताओ, क्या 100 लिखे या फिर कितना लिखे, 110। 100, 1000 इंटू 110 तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। अच्छा, प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000। और 10% डिवेंचर 1000 इंटू 100, 1 लाख। अच्छा, ये हो गया। लेकिन इसके साथ हमें बता दिया है कि इसका नेचर ऑफ रिडेम्पशन क्या है, नेचर ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम है। अगर प्रीमियम है, इफ रिडीम एट प्रीमियम देन देयर विल बी 2 एंट्रीज ऑन इशू डेट। तो एक एंट्री तो हो गया और एक एंट्री होगा। और एंट्री क्या है, हम लोगों ने देखा, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को लाइबिलिटी बनाओ, क्यों, क्योंकि प्रीमियम में अगर रिडीम करेंगे, पार में इशू किया था, सॉरी प्रीमियम में इशू किया था, अब हम लोग रिडीम जो करेंगे वो भी प्रीमियम पे करने वाले हैं। तो प्रीमियम में इशू करने से कंपनी का बेनिफिट है, लेकिन प्रीमियम में रिडीम करने से कंपनी का लॉस है। तो फ्यूचर में होगा ये लॉस, कब होगा, जब 10 साल 12 साल बाद रिडीम करेंगे तब होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन, जहां जहां मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है वहां वहां जर्नल एंट्री होता है। हम लोग एकदम जर्नल एंट्री जब सीखते हैं 11 में, तो यही तो कहा जाता है, जहां मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा वही जर्नल एंट्री करो। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिज्म जो होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग अभी से इसे लाइबिलिटी बुक करेंगे। मतलब फ्यूचर का लाइबिलिटी, फ्यूचर का लॉस अभी लाइबिलिटी बोल के बुक करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्यूचर का लॉस कितना हो जाएगा, अगर 5% प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो 5 रुपए करके एक एक पे हमारा लॉस है, एक एक डिवेंचर पे। तो 1000 इंटू 5 कितना लाइबिलिटी क्रिएट होगा फ्यूचर में, 5000। और डेबिट किसे करेंगे, लॉस ऑन इशू को। तो लॉस ऑन इशू टू
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, कि कौन सा अमाउंट देना है जितने में हम लोगों को रिडीम करना है। तो इसका हम नरेशन एक बार लिख देते हैं, बीइंग लॉस ऑन बीइंग रिडेम्पशन, being redemption at the rate of 5% प्रीमियम। तो फ्यूचर का जो लॉस है उसे अभी रिकॉर्ड करना है तो उसे लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉर्ड होगा तो लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा। तो इशू डे पे 2 एंट्री जरूर करना है अगर हमारा जो रिडेम्पशन है वो अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो। बाकी पार या फिर डिस्काउंट पे अगर रिडीम होगा तो ऐसा कोई भी एंट्री नहीं होगा। सिर्फ ये एक स्पेशल केस होगा कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीमियम पे हो रहा है तभी इशू डे पे 2 एंट्री होगा। अदरवाइज हमारा रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, लेकिन उस केस में ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग हमें करना नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो समझाया था वो, হ্যাঁ বলো। বলছি আরেকবার একটু বলো লাস্ট যেটা বললে। লাস্ট যেটা বললাম, লাস্টে এটাই বললাম কি যদি পারে রিডিম হতো, যেমন এটা দিয়েছে না 5% প্রিমিয়াম, যদি বলতো which are redeemable at par, अगर ये बोला हुआ रहता which are redeemable at par तो एक ही एंट्री होता, सिर्फ ये वाला, इसका कोई काम नहीं था। अगर बोला हुआ रहता which are redeemable at discount तो भी इशू डे पे एक ही एंट्री होता, क्योंकि ये कौन सा डे है, ये है इशू डे, ठीक है। जिस दिन इशू कर रहा है कंपनी तो उस दिन तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है उसके पास, तो वो तो एंट्री करेगा ही। लेकिन ये एंट्री क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंजर्वेटिज्म जो हमारा अप्रोच होता है उसके बेसिस पे फ्यूचर का लॉस अभी से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फ्यूचर का लॉस अभी से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 2 चीज हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर पार या डिस्काउंट पे हो तो रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि पार या डिस्काउंट पे होने से हमारा ना तो कोई लॉस है फ्यूचर का, ना तो अभी का वो लाइबिलिटी बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीमियम पे करेंगे ना, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, इसीलिए उसका लॉस अभी से रिकॉर्ड करें। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका नेचर ही ऐसा होता है कि उसे हमेशा खराब ही दिखता है, मतलब नेगेटिव ही दिखता है। नॉर्मली पॉजिटिव इंसान बहुत कम होते हैं, मतलब लॉस दिखता है, ठीक है, कि इतना मेरा लॉस होगा, क्या आ रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो ये देखो, ये लॉस है, ये बुक कर रहा है, लेकिन बाकी केसेस में जो बेनिफिट हो रहा है वो बुक नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग बहुत सारा अप्रोच होता है, जहां पर कंजर्वेटिज्म भी एक अप्रोच है, उसके बेसिस पे हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे इसे, कि अगर हम लोग इशू प्रीमियम पे किए हैं कोई बात नहीं, पार पे करे कोई बात नहीं, डिस्काउंट पे करे कोई बात नहीं, सारे में तो रिकॉर्ड एंट्री होगा ही। लेकिन अगर ये बता दे कि किस तरह से रिडीम होगा, अगर इन केस ऑफ प्रीमियम तो फिर हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो लॉस होगा। रिडेम्पशन किस पे है वो देखना है, अगर पार पे करेंगे तो नो लॉस, 100 लिया 100 दिया, क्या लॉस है, कोई भी लॉस नहीं, तो इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें लॉस होगा दैट इज प्रीमियम, प्रीमियम वाले केस में हम लोग इसका रिकॉर्ड जब इशू डे होगा तभी करेंगे। ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है इशू डे पे, ठीक है, जिस दिन इशू किया था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या बोला है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर रिडेम्पशन पीरियड इन रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। कैश इशू समझाया मैंने, नॉन कैश इशू, कोलैटरल सिक्योरिटीज, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये नोट जो था इसको भी मैंने कवर किया। अब हम लोग ये वाला चीज कवर करेंगे, ठीक है, कि अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मतलब 2 तरह का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो सकता है, ठीक है। एक तो अगर हम लोग डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिकॉर्ड होता है। ये देखो, डिस्काउंट पे अगर हम लोग इशू करते हैं तो लॉस ऑन इशू बोल लो या फिर डिस्काउंट ऑन इशू, ये वाला एंट्री हमें मिलता है कि कितने पे हमारा कितना लॉस हुआ है अगर हम लोग डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो। और एक बार कब मिलता है, अभी अभी मैंने ये जो टॉपिक समझाया कि लॉस ऑन इशू के साथ हमें ये लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इस केस में भी हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मिल जाएगा। तो ये जो लॉस होता है इसे कैसे राइट ऑफ करें, क्योंकि हर तरह का लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर रिडेम्पशन पीरियड, मतलब रिडेम्पशन करने, अगर 5 साल का रिडेम्पशन है तो 5 साल के अंदर उस लॉस को कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन क्या बेसिस पे राइट ऑफ करे, देखो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, इसका मतलब
आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मतलब मेरा 1 लाख का लोन था, मैंने पहले 20,000 रीपे कर दिया, तो मेरा जब 1 लाख का लोन था तो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग कितना था 1 लाख। जैसे ही मैंने 20,000 पे कर दिया तो अब मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहा, कितना बाकी रहा लोन देने का। मैंने सपोज तुम लोगों से 1 लाख का लोन लिया है तो मेरा आउटस्टैंडिंग लोन 1 लाख, मैंने तुम लोग को 20,000 दे दिया, अब मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना है बताओ। 1 लाख था, 20,000 पे कर दिया, अब कितना बाकी है 80,000। 80,000। अब मान लो फिर 20,000 दे दिया, अगर हम 20-20 करके ही दे रहे हैं तो फिर 60,000। तो ऐसे करके जो मेरा अमाउंट बन रहा है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, जैसे पहले 1 लाख, फिर 80, फिर उसके बाद 60 आएगा, फिर उसके बाद 40 आएगा, फिर उसके बाद 20 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, फिर 20 दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो बन रहा है, तो रेशियो मेरा क्या होगा 1 लाख इज टू 80,000, फिर 80 में 20 दे दिया तो शायद 60,000, फिर 60 में 20 दे दिया तो कितना हो जाएगा 40,000। तो ये जो रेशियो बन रहा है, इस रेशियो पे मुझे वो लॉस ऑन इशू का जो एक्सपेंसेस है उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ देखेंगे कैसे होगा, मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एंट्री क्या होगा, लॉस राइट ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली पीएल में चार्ज करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और किसे राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, जो कि ऑलरेडी एक डेबिट आइटम है, उसे जब क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। लाइक डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जब पीएल में लिखते हैं तो टू डेप्रीशिएशन लिखते हैं, या फिर टू सैलरी, टू रेंट, तो ये सारा खर्चा है। तो खर्चा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड होता है, तो क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये ऑलरेडी डेबिट हालत में, ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी डेबिट हालत में है, ठीक है, यहाँ पर भी डेबिट हालत में। अब मैंने तो ये पहले ही बता दिया है कि डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू एक ही बात है, हम लोग एज ए मतलब कोई भी एक इसमें यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी लॉस ऑन इशू लिख सकते हैं, यहाँ पर भी डिस्काउंट ऑन इशू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल करना है, हमें टोटल करने के बाद देखना पड़ेगा कि कितना लॉस ऑन इशू हो रहा है और उसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। कहां पर, पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अब ये हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ये वाला टॉपिक। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, देखो इसका हेडिंग लिखो एमोटाइजेशन ऑफ, एमोटाइजेशन मतलब राइट ऑफ, लॉस ऑन इशू। अच्छा, ए लिमिटेड issued 5% debenture rupees 1 lakh at 10% discount. These debentures are to be redeemed at 6% premium on issue. ए लिमिटेड इशूड 5% डिवेंचर, यहाँ पर लिख लो 5% डिवेंचर, यहाँ पर लिख लो ऑन 1/4/2010, ये डेट लिख लो 1/4/2010, रुपीज 1 lakh at 10% डिस्काउंट। These debentures are to be redeemed at 6% premium. ये काट दो, इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, redemption date on 31st of March 2011, rupees 20,000, rupees 15,000 on
30th September 2011 rupees 15,000 on 31st of March 2011 sorry ये 12 लिख लो 2012 redemption date on 31st of March एक मिनट 31st of March 2011 20,000 अच्छा उसके बाद 15,000 30th September 2011 उसके बाद फिर से 15,000 on 31st of March 2012 कॉमा rupees 25,000 on 30th June 2012 rupees 25,000 on 31st of December 2012. Calculate amount of discount to be amortized या फिर राइट ऑफ, एक ही बात होता है, ये लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। amortized दिस ईयर, कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट amortized होगा। तो ये जानने के लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि डिस्काउंट टोटल हो कितना रहा है। यहाँ पर देखो बोला है ए लिमिटेड इशूड 5% डिवेंचर ऑन 1/4/2010 रुपीज 1 लाख एट 10% डिस्काउंट। पहले तो इसका एंट्री करेंगे कि 10% डिस्काउंट में अगर हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा। तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही, और डिस्काउंट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू। टू कितना परसेंट डिवेंचर है 5%, टू 5% डिवेंचर। तो तुम लोग मुझे थोड़ा वैल्यू बता दो कितना कितना लिखें। चलो वैल्यू बता दो कितना कितना लिखें। वन 4/2010 को इशू डेट एंट्री, ठीक है, इशू जिस दिन हो रहा है उसका एंट्री। बताओ कितना कितना लिखे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिया हम लोगों ने, अब तो बता ही सकते हो तुम लोग। 10,000 into 90 sorry 1,000 into 90 1,000 into 90 90,000। अच्छा डिस्काउंट 1,000 into 10 रुपीज 10,000। अरे 1,000 into 100 1 लाख। अच्छा यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ा हम लोगों ने यहाँ तक उसका एंट्री हम लोगों ने कर लिया। आगे क्या बोल रहा है देखो, दिस डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट 6% प्रीमियम। तो कुछ समझ में आया यहाँ पर क्या होगा। देखो ये लिखवाया हुआ था, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है बता दिया गया है तो इशू डेट पे या फिर इशू डे पे, इशू के दिन देख लो या फिर जिस डेट पे इशू हो रहा है उस डेट पे की बात है, उस डेट पे और एक एंट्री होगा। चलो बताओ क्या एंट्री होगा वो। इस डेट पे और एक एंट्री होगा। किस चीज का एंट्री होगा, फ्यूचर का जो लाइबिलिटी है उसे आज रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्यूचर में क्या लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, क्योंकि मुझे 6% प्रीमियम रिटर्न करना है, मैंने ये कह दिया है डिवेंचर होल्डर वाले लोगों को कि दिस डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट 6% प्रीमियम। जब हम वापस करेंगे तो 6% प्रीमियम के साथ वापस करेंगे। हाँ बोलो। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू হবে না, এটা হবে লস অন ইস্যু টু প্রিমিয়াম অন রিডেমশন। এইটা তো ওইটা তো এইটার এন্ট্রি, যেটা লসটা হবে, লসটা যখন রাইট অফ করব তখন আমরা এটা করব। আমরা তো এখন এইটা করছি না। if redemption then if redemption at premium then there will be two entry। फर्स्ट तो हम लोग वो करेंगे, अभी तो रिडेम्पशन पे मतलब अभी तो हम लोगों ने लॉस ऑन इशू टोटल काउंट कहाँ किया है कि कितना हो रहा है। अभी हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग फ्यूचर में इसे प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो हमारा लॉस कितना होगा। पहले ये बताओ, अगर 6% प्रीमियम रिटर्न करेंगे तो लॉस कितना होगा। एक एक डिवेंचर पे 6 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो कितना डिवेंचर इशू किए थे 1000। तो 1000 डिवेंचर पे अगर मुझे 6% प्रीमियम देना है तो कितना प्रीमियम देना पड़ेगा।
6,000। 6,000 ठीक है, तो 6,000 मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो पहले वो प्रीमियम जो है वो तो फ्यूचर में देना पड़ेगा, अभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड अभी से करना है। उसी को तो कहा जाता है कि लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर। पहले ये करेंगे प्রিमिয়াম অন ডিবেঞ্চার। আর তুমি যে এন্ট্রিটা বলছো রশনি, ওটা তো যখন আমি পিএলএ চার্জ করব, পিএলএ এক্সপেন্সটাকে পাঠাবো, আগে আমি এক্সপেন্স তো জানি আমার কত, আগে আমি স্যালারিটা পে করব, তারপর তো ওটাকে পিএলএ চার্জ করব। তো আগে আমাকে টোটাল এক্সপেন্সটা জানতে হবে, তবে আমি ওটাকে পিএলএ চার্জ করতে পারবো। 1000 into 6, 6,000 and 6,000। अब देखो, अब समझ में आएगा। बताओ टोटल कितना हो रहा है, टोटल लॉस ऑन इशू कितना हो रहा है? 2 लॉस ऑन इशू मिल गया ना, टोटल लॉस ऑन इशू कितना हो गया? 16,000। 16,000। अब ये 16,000 का जो लॉस है, इसे ओवर द ईयर कैसे राइट ऑफ करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेंगे, टोटल लॉस ऑन इशू 10,000 प्लस 6,000, 16,000। अब ये टोटल जो एक्सपेंस है, इसे हमें क्या करना है? पीएल में राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितना बन रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, अच्छा तुम लोग क्वेश्चन देखो। सबसे पहले इशू कब हुआ है? 1/4/2010 को। अच्छा, रिडेम्पशन डेट जो है पहला 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011। अच्छा, उसके बाद मेरा 2012 तक है क्वेश्चन में, तो 31 मार्च 2012। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे थोड़ा आगे करते हैं, यहाँ पर करते हैं 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रिडेम्पशन देखो मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ पर रिडेम्पशन डेट फर्स्ट है 31 मार्च 2011, 20,000। मतलब जब 31 मार्च आया 2011, तब कितना रिडीम किया है? तब रिडीम किया गया है 20,000। ठीक है, 20,000 यानी, अरे ये क्या हो गया? अच्छा, 20,000 पे किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 लाख मैंने तुम लोगों से लोन लिया है, फर्स्ट टाइम मैंने 20,000 पे कर दिया है। तो लोन कितना था? 1 लाख का था। ये देखो, लोन कितने का था? जितने का डिवेंचर इशू हुआ है 1 लाख का। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर 1 लाख नहीं लिखा है, ये 1 लाख होगा। ठीक है, ये 1 लाख होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, 90,000 एंड 10,000 1 लाख होगा। अच्छा, तो 1 लाख डिवेंचर मैंने इशू किया था और उसमें मैंने फर्स्ट बार रीपेमेंट किया है 31 मार्च 2011 को। 20,000 मैंने रीपे किया है। बताओ यहाँ पर कितना डिवेंचर और भी बच रहा है? मैंने रीपे किया है 20,000। एक काम करते हैं, इसका जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं -20,000। इस पीरियड में मैंने -20,000 पे कर दिया है। तो बताओ आउटस्टैंडिंग हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, ये पीले वाले कलर से। बताओ कितना बच रहा है आउटस्टैंडिंग? अभी भी कितना बच गया है? 80,000। 80,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है 15,000 ऑन 30th सितंबर 2011। अच्छा, इसके बाद 30th सितंबर 2011 का डेट ले लिया मैंने। यहाँ पर रिडीम हुआ है, मतलब रीपेमेंट, मतलब पे कर दिया है कंपनी ने। कितना? 15,000, 15,000 पे कर दिया। अब जैसे कि मैंने कहा था, इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 15,000 पे कर दिया ताकि हम लोग समझ पाए कि आउटस्टैंडिंग और इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। 15,000 पे कर दिया। अब बताओ कितना बचा हुआ है? अभी लोन कितने का बचा हुआ है कंपनी को पे करने के लिए? 65,000। 65 ना? हाँ दीदी, 65,000 अभी भी लोन बचा हुआ है, कंपनी को पे करना पड़ेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर से 15,000, लेकिन डेट कौन सा है? 31 मार्च 2012। अच्छा, 31 मार्च 2012 ये आ गया, ये वाला डेट। 31 मार्च 2012 को फिर से पे कर दिया गया है, फिर से 15,000। अच्छा, अब बताओ कितना बच रहा है लोन का अमाउंट? 50,000। 50,000। ठीक है, अच्छा आगे भी है कुछ रिपेमेंट।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 25,000 ऑन 30th जून 2012 और 25,000 ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2012। अच्छा, 30th जून, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, 30th जून और 31st ऑफ दिसंबर। थर्टीएथ जून 2012, अच्छा यहाँ पर कितना पेमेंट हुआ है? 30th जून 2012 पे हुआ है 25,000 और 25,000, दोनों ही 25,000। तो यहाँ पर लिखते हैं -25,000। अच्छा बताओ, -25,000 हो जाने के बाद 50,000 से 25,000 पे करने के बाद कितना बचेगा लोन? 25,000। और फिर से लास्ट एक डेट हमें दिया गया है दिसंबर का, 31st ऑफ दिसंबर 2012। यहाँ पर फिर से हम लोगों ने रीपे कर दिया 25,000, और 25,000 ही तो बच रहा है, पूरा लोन का रीपेमेंट का सिस्टम बता दिया है। तो उसी तरह से अब 25,000 दे देंगे तो क्या कुछ बचेगा? 25,000 बाकी था, 25,000 दे दिया, जीरो, मतलब हो गया, लोन हम लोगों ने रीपे कर दिया। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है, ये टाइमलाइन थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हमें देखना है कि आउटस्टैंडिंग जो डिवेंचर का रेशियो है, उस रेशियो में हमें 16,000 को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। उस रेशियो में हमें 16,000 को राइट ऑफ करना पड़ेगा। रेशियो हमारा क्या आया हुआ है? 1 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 80,000, ये डिवेंचर का अमाउंट है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये 1 लाख तो 1 ईयर के लिए, इसका ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, ड्यूरेशन सब में बराबर नहीं है। तो ये 1 लाख कितने दिन तक कंपनी ने यूज किया है? बताओ, ये 1 लाख कितने दिन तक कंपनी ने यूज किया है? फिर 20,000 रीपे किया है, कितने दिन तक यूज किया है? इसका ड्यूरेशन बता दो, ये 1 लाख कितने दिन तक यूज किया है? अप्रैल से लेके मार्च तक कितना होता है? ये ड्रॉ देख के हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीपेमेंट तो 31st ऑफ मार्च को हुआ था। तो 1 लाख कब तक कंपनी के पास था? 12 मंथ। 12 मंथ्स। सिमिलरली यहाँ पर रीपे हुआ, उसके बाद रीपे हुआ सितंबर में। तो बताओ 80,000 का लोन कितने दिन तक कंपनी के पास था? 7 मंथ्स। 7 कैसे? 6 months. 6 मंथ्स होगा। মার্চ গুনবে না, মার্চ 31st মার্চে তো রিপে হয়েছে, তাহলে এরপরে কবে থেকে ধরবো? আচ্ছা আচ্ছা, কারণ 31st মার্চ পর্যন্ত কিন্তু 1 লাখের লোন ছিল, 31st মার্চের দিনও পে করেছে। এখানে দুটো একসাথে লিখলে মিলে যাবে বলে আমি এখানে 20,000টা এইভাবে লিখলাম। 31st मार्च तक हम लोगों का रीपेमेंट उसी डेट पे हुआ, तो उसी डेट पे पता चल जाएगा ना कितना बाकी है, सिमिलर डेट पे हो रहा है। अच्छा 6 मंथ्स, अच्छा ये वाला 6 मंथ्स 15,000 पे कर दिए, 65,000। अब ये बताओ, ये 65,000 का लोन कितने दिन तक था कंपनी के पास? 6 months. फिर से 6 मंथ्स, क्योंकि सितंबर तक तो ये था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है। फिर ये ड्यूरेशन बता दो, मार्च से ये जो 50,000 बाकी है, ये कितने दिन तक कंपनी के पास बाकी था? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, अच्छा सही। अप्रैल मई जून, और ये फिर जून के बाद, जून तक तो है ही, 30 जून तक था, फिर जुलाई से काउंट करो, जुलाई से दिसंबर तक। 9 months। 9 না 6 হচ্ছে দেখো Ma'am, 6 months. 6 হচ্ছে, হ্যাঁ 6 मंथ्स होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ও হ্যাঁ ডিসেম্বর, আমি ওটা ভুল করে 3 লিখে ফেলেছি, মার্চ করে। না এটা 12 আছে, ये 12 है, ठीक है, दिसंबर एंड 2012। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटस्टैंडिंग कितने कितने दिन था उस हिसाब से हमें रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 2010-11 का क्या कैलकुलेशन होगा? 2010-11 में पूरा 1 लाख बाकी था, 1 लाख ईयर के, सॉरी 1 साल के लिए, तो 1 लाख इंटू 12/12, तो कितना हो गया? 1 लाख। अच्छा ये 10-11, अब 11-12 ईयर वाइज लेंगे, 11-12, 10-11, 11-12, लेकिन यहाँ खत्म हो रहा है, वो आगे का 11-12 में 2 बार रीपेमेंट हुआ है। फर्स्ट जो 80,000 है वो 6 मंथ्स तक यूज हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000
इंटू 6/12 और दूसरा जो बचा हुआ है 65,000 इंटू 6/12 65,000 इंटू 6/12 बिकॉज ये एक साल है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक साल है, यहाँ से यहाँ तक ये एक साल है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मार्च टू अप्रैल, फिर यहाँ से ले लो सॉरी अप्रैल टू मार्च, फिर यहाँ से ले लो अप्रैल टू मार्च। ठीक है, फिर यहाँ पर जो होगा ये कौन सा ईयर आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 12-13, जबकि ये कंप्लीट नहीं है, उसके पहले रीपे हो गया, लेकिन हम लोग ईयर इसे लिख सकते हैं 12-13। तो 12-13 में भी 2 पॉइंट आ रहा है, बचा हुआ रह रहा है 50,000। ये देखो 65,000 के बाद यहाँ पर 50,000 और 25,000। अच्छा 50,000 कितने दिन तक यूज हो रहा है? 50,000 जो यूज हो रहा है वो है 3 मंथ्स और ये 6 मंथ्स, तो 3/12 6/12। अच्छा इसका कैलकुलेशन करो, ये कितना हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 40,000। अच्छा ये हो गया, कितना होगा? 65 to 500. अच्छा 32,500 और यहाँ पर 4 12,500 12,500। আবার থেকে 12,500 ही হচ্ছে। हाँ अच्छा अब हम लोग ईयर वाइज देखेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेशियो ईयर वाइज देखा जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया भी होगा, शायद देख लेते एक बार। आउटस्टैंडिंग रेशियो ये देखो ओवर ये देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटन ऑफ ओवर रिडेम्पशन पीरियड इन रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। ठीक है, तो ईयर वाइज ही होगा, ईयर वाइज पीएल बनेगा, तो ईयर वाइज ही हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। तो ईयर वाइज हम लोगों ने देख लिया। तो 10-11 में 1 लाख और 11-12 में टोटल कितना हो रहा है देख लो, टोटल हो रहा है 72,500 आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है 12,500 इंटू 12,500, तो ये 25। हाँ अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। तो 1 लाख is to 72,500 is to 25,000। क्यों? देखो ये एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ ईयर वाइज, क्योंकि देखो 1 लाख जो बाकी था, तो ये देखो हम समझा देते हैं फिर से एक बार। अप्रैल में 1 लाख, फिर मई में भी 1 लाख, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, पूरे मार्च तक 12 महीने तक 1 लाख बाकी था, तो 1 लाख इंटू 12/12 हो रहा है। अब ये जो 80,000, तो ये देखो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, ठीक है सितंबर तक, इसीलिए 6 मंथ्स तक 80,000 बाकी था, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का रेशियो। अब हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा जो एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस का टोटल आया था 16,000, तो 16,000 को राइट ऑफ करेंगे। तो पहले इसका रेशियो जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 0 हटा देते हैं, 100, अच्छा 3 0 तो नहीं हटेगा, 2 0 हटेगा, 1000 725 और 250। अच्छा इसको 25 से डिवाइड करके देख लो तो कितना होता है? 25 ये 40, আবার 29 এটা 29। अच्छा 40 29 एंड 10। ठीक है, अब डिस्काउंट दिखा देते कैसे राइट ऑफ होगा। डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ 16,000 को राइट ऑफ करना है। 16,000 इंटू 40 बाई टोटल कितना हो रहा है? 40 एंड 10 50 60 70 79 होगा। कैलकुलेशन देख लो कितना हो रहा है। फिर 16,000 इंटू 29/79, ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। और लास्ट एक ये दो अमाउंट बता दो कितना हो रहा है। 16,000 8101.26 8101। अच्छा 0.23 को इग्नोर कर देते, सिर्फ राउंड ऑफ करके लिख देते। और 16,000 इंटू 29/79 587 3। अच्छा और लास्ट है 16,000 इंटू 10/79
16,000 into 10/79 मैम 2025। 2025। अच्छा, तो देखो इस तरह से हम लोगों ने सारा डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ कर लिया 3 साल का, 2010-11 मतलब 10-11 का 8101, 11-12 का 5873 और 12-13 का हो गया 2025। तो हर साल जितना जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग था उस हिसाब से आ गया। अब रहा एंट्री का बात, तो एंट्री इस तरह से होगा, एसपीएल अकाउंट डेबिट, एसपीएल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पहला एंट्री होगा 2010-11 का, पहला एंट्री होगा 10-11 का, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। तो फर्स्ट ईयर में 8101 बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। फिर 2011-12 में हो जाएगा एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, ये हो जाएगा 5873। सिमिलरली 12-13 एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू 2025। और सब में नरेशन जो है वो सेम होगा कि बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ या फिर बीइंग लॉस चार्ज टू पीएल। ठीक है, बीइंग लॉस चार्ज टू पीएल। तो देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2 कंसेप्ट सीखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक तो तुम लोग को हमेशा ये याद रखना है कि जब भी प्रीमियम का रिडेम्पशन बता देगा तो इश्यू डेट पे 2 एंट्री होगा, और किस तरह से हम लोग को पता चलेगा कि कितना आउटस्टैंडिंग रेशियो है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। ये करने के बाद ये 1,80,000 65,000 ये डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग रेशियो इसीलिए नहीं हो सकता है, 1 लाख वाला तो हो जाएगा, ये 1 साल का है, लेकिन यहाँ पर तो ये मिलके 1 साल होता है जहां पर आउटस्टैंडिंग का अमाउंट अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग था, तो हम लोग उसे कंबाइन कर पाएंगे। तो ये टाइमलाइन समझना जरूरी है, नहीं तो सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ये ड्रॉ कर पाएंगे तो हम लोग इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब जो तुम लोग का ये तुम लोग के सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर का एंट्री डायरेक्टली नहीं भी बोले फिर भी इसके बिना तुम लोग कर नहीं पाओगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है डिवेंचर का रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, सोर्सेस एंड मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, क्या क्या सोर्सेज होता है डिवेंचर रिडीम करने के लिए कंपनी के पास, और क्या क्या मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। पॉइंट 1, रिडेम्पशन इन लम सम, मतलब होली एक साथ। ठीक है, पूरा का पूरा अगर हम लोग एक साथ रिडीम कर देते हैं तो उसे कहा जाता है कि रिडेम्पशन इन लम सम, या फिर हो सकता है कि कंपनी ये फॉलो करे, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, जैसे पूरा पैसा देके खरीद लो कुछ भी, या फिर इंस्टॉलमेंट में खरीदो अगर पूरा नहीं पेमेंट कर सकते। उसी तरह से रिडेम्पशन के केस में या तो पूरा पेमेंट कर दो या तो इंस्टॉलमेंट में करो, जिसे बोला जाता है बाई ड्रॉइंग लॉट्स। इसका मतलब होता है बाई ड्रॉइंग लॉट्स का मतलब समझो, देखो अब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, एक लॉटरी जैसा होता है। ठीक है, वहां लॉटरी में जो डिवेंचर होल्डर का जो नाम आएगा उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट, मतलब जो डिवेंचर का नाम आएगा, जैसे जितने टाइप ऑफ डिवेंचर होते हैं। ठीक है, तो लॉटरी में जो डिवेंचर का नाम आएगा, जिस टाइप ऑफ डिवेंचर का नाम आएगा उनका इंस्टॉलमेंट पहले आ जाएगा, तो इसे बोला जाता है बाय ड्रॉइंग्स लॉट्स।
अच्छा, थर्ड होता है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर मतलब अगर हम लोग डिवेंचर होल्डर को बोले कि हम लोग आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट से डिवेंचर कम होके वो इक्विटी शेयर बन जाएगा, तो डिवेंचर खत्म। इस तरह से भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो डिवेंचर को रिडीम करना है यानी खत्म करना है। या तो लोन पेमेंट कर दो, या तो फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो बाय ड्रॉइंग लॉट्स, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर बढ़ गया, डिवेंचर कम हो गया, या फिर पूरा ही कैंसिल हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। इसके थ्रू भी हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज ऑन रिडेम्पशन। जर्नल एंट्री क्या होगा रिडेम्पशन पे, तो डिवेंचर रिडीम करेंगे, इशू किया था तो डिवेंचर क्रेडिट बना था, लोन था, लोन रीपे हो जाएगा तो लोन डेबिट, उसी तरह से डिवेंचर डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट। टू डिवेंचर रिडेम्पशन being debenture due for redemption। ये ड्यू एंट्री है, देखो कहीं पर भी हम लोगों ने टू बैंक थोड़ी ना लिखा है, जब तक टू बैंक नहीं हो रहा है तब तक तो पेमेंट नहीं कर रही, ये ड्यू कर रहे हैं कि हाँ डिवेंचर कैंसिल कर देंगे और डिवेंचर को रिडीम कर देंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन, ये ड्यू कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोगों ने प्रीमियम का बात कहा था, तो प्रीमियम को भी अब हम लोग को लिखना पड़ेगा। प्रीमियम on redemption account debit। टू debenture redemption being debenture premium ड्यू। ये प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया कि डिवेंचर रिडीम करेंगे और प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रीमियम अभी तक लायबिलिटी था, जब पे करेंगे तो उसे कैंसिल करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर रिडेम्पशन, तो ये सब ड्यू एंट्री हो रहा है। अब जब पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगा डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पेमेंट कर दिया हम लोगों ने ड्यू करने के बाद, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा, कुछ नोट्स हमें चाहिए, सिर्फ डिवेंचर प्रीमियम और डिवेंचर रिडीम करने से तो नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशन होगा वो भी देखो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अप टू डेट ऑफ रिडेम्पशन will always be paid। इसका मतलब क्या है, डिवेंचर का इंटरेस्ट कंपनी को कब तक पे करना है, जब तक रिडीम नहीं हो रहा है, जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रह रहा है सारा डिवेंचर पे उसे इंटरेस्ट देते जाना है, तो इसीलिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अप टू डेट ऑफ रिडेम्पशन विल ऑलवेज बी पेड। अच्छा, नेक्स्ट नोट, if redemption is full, amount in entries will also be full। मतलब अगर लमसम कर रहा है तो सारा का सारा अमाउंट ही वहां पर शो कर देंगे, जितना रिडीम हो रहा है उतना। अगर डिवेंचर सारा रिडीम होगा तो फुल अमाउंट के साथ ही एंट्री होगा, लेकिन अगर लॉट्स में हो रहा है, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, इफ रिडेम्पशन is
by drawing lots amount in entries will also be प्रो राटा तुम लोग शेयर में सुने होंगे, मतलब पार्ट पार्ट, ठीक है। प्रोराटा जो होता है, प्रोराटा वाइज हम लोग इसे रिडीम करेंगे। प्रोराटा शेयर में तब होता है जब हमारा जो एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ गया और हम लोग उसे रिफंड नहीं करना चाहते, नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसे प्रोराटा सेटलमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ड्रॉइंग स्लॉट हो, जैसे देखो ये जो एग्जाम्पल था ना, ये ड्रॉइंग स्लॉट्स में था। देखो हम लोग यहाँ पर 1 लाख का 1 लाख थोड़ी ना पेमेंट कर रहे हैं, पहले कितना पेमेंट किए 20, फिर 15, 15, 25, 25, तो ये ड्रॉइंग स्लॉट्स है। तो अगर हम लोग अलग अलग अमाउंट पे कर रहे हैं, या अलग अमाउंट हो चाहे एक ही अमाउंट हो, चाहे 15,000 करके 4 बार कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्टॉलमेंट में तो कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो एंट्रीज इंस्टॉलमेंट वाला होना चाहिए, जैसे पे कर रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लिमिटेड हैज 6% outstanding debenture for rupees 5 lakh on 1/4/2010. These were paid in 2 installments on 30th September 2010 and 30th June 2011. Year ends on 31st of March 2011 and 31st of March 2012. Debenture are redeemable at 5% premium. प्रिपेयर लेजर प्रिपेयर करने बोल रहा है। अच्छा, कैसे लेजर प्रिपेयर करेंगे, देखो हम लोग एक एक एंट्री देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग लेजर का जो हेडिंग है वो करेंगे। फर्स्ट क्या बोला है देख लेते हैं। ए लिमिटेड हैज 6% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर फॉर 5 लाख, मतलब डिवेंचर और भी ज्यादा का था, लेकिन जो 1/4/2010 जब आया तब उसका डिवेंचर दिख रहा है 5 लाख, मतलब उस दिन इशू नहीं किया है। इसके पहले जैसे कि देखो, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब जब ये वाला ईयर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी ना बोलेंगे 80,000 इशू किया था, यहाँ पर बोलेंगे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 80,000। वही वाला चीज है कि यहाँ पर देखो जब डिवेंचर इशू नहीं हुआ, यहाँ पर डिवेंचर 5 लाख जो है वो 1/4/2010 में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। These were paid in 2 installment। अब ये 5 लाख 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया गया है, एक तो 30th सितंबर को, एक 30th जून 2011 को, और ईयर एंड्स हुआ है दोनों ही मार्च में, यानी अप्रैल टू मार्च का है, 10 to 11 एंड 11 to 12। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और जो रिडेम्पशन हुआ है वो 5% प्रीमियम पे हुआ है, और हमें बोला है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो। अच्छा, सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट तो एक बनेगा, क्योंकि अगर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है तो डिवेंचर अकाउंट बनना चाहिए। तो लेजर में फर्स्ट हम लोग बनाएंगे एक डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर है 6%, तो 6% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, ये हो गया 6% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, अब रिडीम होगा, अगर रिडीम हो रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन। अगर रिडीम होगा तो डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट भी बनेगा। अच्छा, और रिडीम कर रहे हैं, इंटरेस्ट बता दिया है, तो हमें तो लोन भी देना पड़ेगा, सॉरी लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मेन 3 लेजर बना रहे, ठीक है। और देखो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा डिवेंचर इंटरेस्ट। यहाँ पर 3 मेन अकाउंट बना रहे, और क्या बन सकता है वो हम बता देंगे एंट्री के साथ साथ। ये देखो, अच्छा फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिवेंचर मेरे पास आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है 1/4/2010 को, तो 1/4/2010 ये लाइबिलिटी है, डिवेंचर एक लाइबिलिटी है, तो क्या लिखेंगे, बाई
बैलेंस बीडी, मेरा डिवेंचर अकाउंट में लाइबिलिटी दिख रहा है कितना, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख है मेरे स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में मेरा लाइबिलिटी दिख रहा है। हम पहला ईयर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, टाइमलाइन यहीं पर ड्रॉ कर रहे हैं, 1/4/2010, और यहाँ पर 31 मार्च ऑफ 2011 तक हमारा ये अकाउंट जाएगा। These were paid in 2 installment on 30th September 2010, तो 30th सितंबर यहाँ पर लगा लेते हैं, और उसके बाद 30th जून, मतलब ये उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। तो इस साल में एक बार रीपेमेंट हुआ है, अब बोल रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट में, तो 5 लाख का 2 इंस्टॉलमेंट करो, कुछ नहीं बोला है तो इक्वली मानेंगे, कितना पे करना पड़ेगा, 5 लाख का आधा कर लो, कितना होगा, 2,50,000। 2,50,000 पे करेंगे। बताओ डिवेंचर रिडीम करेंगे तो पे करने पे ड्यू एंट्री क्या होगा, यहां से देख के बताओ क्या एंट्री होगा, 6% डिवेंचर चला जाएगा तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू डिवेंचर रिडेम्पशन, या फिर टू रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर, एक ही बात है। हम लोग डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं तो डिवेंचर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो गया, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कौन से डेट पे होगा, 30 सितंबर को, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू साइड है, टू डिवेंचर रिडेम्पशन, टू डिवेंचर रिडेम्पशन, कितना डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, 2,50,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी तो होना चाहिए डिवेंचर रिडेम्पशन पे, तो 30 सितंबर को लिखेंगे बाई 6%, ये देखो कौन सा अकाउंट है, क्रॉस पोस्टिंग ना, बाई 6% डिवेंचर, कितना हो जाएगा, 2,50,000। अच्छा, उसके बाद इस साल में कोई भी रिडेम्पशन नहीं है तो अकाउंट क्लोज करो, जैसे डेप्रिसिएशन का होता है, 31 मार्च 2011 का अकाउंट हम लोग क्लोज कर रहे हैं। 5 लाख में 2,50,000 रिडीम कर दिए, ठीक है। तो अब कितना बच रहा है, वो टू बैलेंस सीडी बताओ, 2,50,000, सिंपल सा बात है, 5 लाख का लोन था, मैंने 2.5 लाख पे कर दिया, तो मेरा लोन कितना बच रहा है, 2.5 लाख बच रहा है, ठीक है, ये तो मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन ये बताओ रीपे कर रहे हैं तो बैंक का एंट्री भी होना चाहिए। अच्छा, तो बताओ, अब मैंने यहाँ पर कह के रखा है, कंपनी ने यहाँ बोल के रखा है कि कैसे रिडीम करेगा, 5% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम भी तो ड्यू करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर रिडेम्पशन, प्रीमियम ड्यू करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन, तो यहाँ पर लिखेगा बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा बताओ, 2.5 लाख पे 6%, सॉरी कितना प्रीमियम है, 5%, 2.5 लाख पे 5% प्रीमियम देना पड़ेगा, जितना रिडीम करेंगे उतना प्रीमियम देंगे ना, 5 लाख का प्रीमियम थोड़ी ना देंगे, अभी जितना लोन रीपे कर रहे हैं उतना प्रीमियम देंगे, तो 2.5 लाख पे 5%, बताओ कितना होगा, 12,500। 12,500। तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को, इसका टोटल बताओ, 2,62,500। 2,625, ये तो टोटल, हाँ 2,62,500 सही है। तो यहाँ पर 30/9 को लिखेंगे, पे करेंगे, अब क्या हो जाएगा, एंट्री टू बैंक, अब पेमेंट कर रहे हैं, पहले ड्यू कर दिया अब पेमेंट कर रहे हैं, 2,62,500, तो 2,62,500। अच्छा, पे तो कर दिया, लेकिन हमें कहा गया है कि रीपे करने के पहले सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो पे कर दो, ठीक है। तो सारा का सारा इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, तो 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कितने डिवेंचर पे, जितना रिडीम कर रहे हैं 2.5 लाख पे, तो 2.5 लाख पे हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना हम लोगों ने कहा था 6% वाला डिवेंचर था, तो 2.5 लाख इंटू 6%, लेकिन कितने दिनों के लिए बताओ, अप्रैल से सितंबर काउंट करके बताओ कितना दिन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना दिन होता है, कितना महीना होता है, 6 months. 6/12, तो बताओ कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन, 6 2 12 to 3%, 7,500 हो रहा है, 7,500 हो रहा है, ठीक है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे दिया, अकाउंट तो ये दोनों क्लोज हो गया। अब ये कैसे क्लोज करें, अच्छा, जो डिवेंचर हम लोगों ने पे कर दिया, बचे हुए डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बचा हुआ जो डिवेंचर है उस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस पे इंटरेस्ट देंगे, तो टू बैंक
बाकी डिवेंचर जो बचा हुआ है उस पे ईयर एंड पे इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मान लेंगे कि ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ईयरली देते लेकिन मिडिल में ये रीपे हो गया, तो जितना रीपे हुआ जैसे डेप्रिसिएशन में होता है, अगर मिडिल में कोई एसेट बिक जाता है तो उसका डेप्रिसिएशन हम लोग अप टू उतने टाइम तक का कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, तो बचा हुआ महीना भी 6 महीना रहेगा, तो इस पे भी कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी बचा हुआ 6 महीना नहीं होगा, यहाँ पर एक समझने वाला चीज है। ये देखो यहाँ पर मेरा कितना डिवेंचर था, यहाँ पर मेरा डिवेंचर था 5 लाख, मैंने यहाँ पर कितना डिवेंचर रीपे कर दिया 2.5, 2,50,000। तो बताओ जो 2,50,000 मैंने राइट ऑफ कर दिया उस पे तो यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बाकी जो 2.5 लाख था, यहाँ पर 2.5 लाख मैंने पॉइंट आउट कर लिया, तो ये 2.5 लाख तो रिडीम हो गया, तो उस पे तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, लेकिन बाकी 2.5 लाख वालों को कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये टाइमलाइन से कुछ समझ में आ रहा है? देखो ये जो 2.5 लाख रीपे कर दिया उन्हें तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, वो आगे है ही नहीं तो उन्हें इंटरेस्ट क्यों दे, उनको यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद तो वो लोग टाटा बाय बाय हो गए कंपनी से, तो उन लोग को इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो 2.5 लाख वाले थे उन लोगों को कितने दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एक बार सोचो कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन सोचो ना, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, 2 मशीन था, एक मशीन को बेच दिए मिडिल ऑफ द ईयर में, तो उस पे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन जो मेरे पास मशीन पड़ा हुआ है जो मैंने नहीं बेचा उस पे कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगता है, पूरा 12 महीने का लगता है, वो पूरा 12 महीने का लगता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, एक बार बता दो कितना हो जाएगा फिर इस पे। 12 मंथ्स ही होगा, 12 मंथ्स ही होगा, क्योंकि मेरे पास 5 लाख का लोन था जिसमें से मैंने 2.5 लाख का लोन रीपे कर दिया, तो उस पे 2.5 लाख का लोन जिस दिन रीपे किया अब तो उतने दिन का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है, ये बैंक के केस में भी हो सकता है। लेकिन जो 2.5 लाख मैंने रीपे नहीं किया और मेरे पास पूरे साल भर रख लिया वो पैसा, तो उसका मुझे लोन का इंटरेस्ट तो पूरे साल भर का देना पड़ेगा, तो 12/12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, तो ये 15,000 और 7,500 कितना बन गया, 22,500, तो बाई यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च, बाई एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल 22,500, 22,500 ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं आगे, सेम ही एंट्री होगा बस डेट अलग होगा। फिर देखो फिर 30 जून 2011 को रीपेमेंट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर 30 जून 2011, तो यहाँ पर पहले ब्रॉड डाउन कर लेते हैं कि 1/4/2011 में बाई बैलेंस बीडी कितना है, बाई बैलेंस बीडी है 2,50,000, ठीक है, और हम लोग रीपे कर रहे हैं 30 जून 2011 को, शायद 30 जून 2011 को बाकी आधा, तो टू डिवेंचर रिडेम्पशन कितना रीपे कर रहे हैं 2,50,000, अब कुछ नहीं बचेगा, पूरा तो रीपेमेंट कर दिया और कुछ नहीं बचेगा, अब ये ड्यू कर दिए और अकाउंट इसका क्लोज हो गया, डिवेंचर अकाउंट क्लोज। अब अगर हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो उसका एंट्री भी होना चाहिए, तो 30/6 यहाँ पर 11, ठीक है, ये भी 11 था, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई 6% डिवेंचर, सेम हो जाएगा, 2,50,000 का डिवेंचर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमें इसका प्रीमियम भी भरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया था प्रीमियम दे देंगे जब रिडीम करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 12,500 सेम अमाउंट है ना, तो इसीलिए वो उतना ही आ जाएगा 2,62,500। अच्छा अब यहाँ पर देखो पे करेंगे 30 जून 2011 को, तो टू बैंक कितना हो जाएगा 2,62,500, यहाँ पर 2,62,500 क्लोज हो गया। अच्छा रहा इंटरेस्ट का बात, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो जब मैंने यहाँ पर रीपेमेंट किया, तो अब रीपेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेट आ रहा है 30 जून को मैंने रीपेमेंट किया, तो उतने दिन तक का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिन लोग को मैंने रीपे कर दिया, ठीक है, तो 2,50,000 वालों को मैंने रीपे कर दिया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब बताओ कितने दिन तक होगा, यहाँ पर अप्रैल से लेके जून तक काउंट करो, तो अप्रैल मई जून कितना दिन हो रहा है, 3 महीना, 3 मंथ, हाँ 3 मंथ्स हो रहा है, 3/12, तो बता दो कितना हो रहा है इंटरेस्ट, ये 3/4 होगा, यहाँ पर
18 375 3750। अच्छा बताओ, अब क्या 31 मार्च 2012 में कोई इंटरेस्ट लगेगा? बताओ, 31 मार्च 2012 पे क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? और लगेगा तो कितना लगेगा? ये तो मेरा टाइमलाइन था, यहां से यहां तक एक रीपे हुआ, यहां से यहां तक जब गए एक रीपे हुआ। तो रीपे होने के बाद अगर मेरे इंटरेस्ट किसे देना है? लोन वालों को। अब लोन वाले बचे हैं क्या जो इंटरेस्ट देंगे? ये बताओ, क्या डिवेंचर होल्डर अभी भी कंपनी के बुक्स में अपीयर करेगा, या फिर हम लोगों ने सारा का सारा खत्म कर दिया, पे कर दिया? পে করে দিয়েছি তাহলে আর কোনো इंटरेस्ट লাগবে ना। अब और कोई ना। इंटरेस्ट नहीं, अब तो कोई इंटरेस्ट किसको दे? कोई है ही नहीं। अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करें? तो ये बाई एसपीएल, ये नेक्स्ट ईयर का हो गया 31 मार्च 2012 का, ये हो गया 11 का। बाई एसपीएल 3750, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कैसे करके करना है, क्योंकि वहाँ एंट्री, जर्नल एंट्री कम ही देगा, लेजर ही करने बोलेगा, पर्टिकुलर लेजर का नाम भी बता देगा। इसलिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लेजर है वही करवाया है और कुछ नहीं करवाया। लेकिन तुम लोग को ये जितना भी क्वेश्चन आज किया है ना, सब अलग अलग टाइप का हम लोगों ने किया है, अलग कंसेप्ट के ऊपर। तो तुम लोग प्लीज इसे एक बार देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भूल जाओगे। ठीक है, इसे देखना, नहीं तो डिवेंचर रिलेट नहीं कर पाओगे। डिवेंचर में बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है, आज हम इतना ही करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं।